हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आपका जो हिंदी का सेंटर परीक्षा हुआ था उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से आपको 50 का ही आंसर देना था। तो आप 50 बहुत ही आसानी से बना चुके होंगे, क्योंकि जो आपको हम पढ़ाए थे बिल्कुल वही आया था। तो अब आप यहाँ पे मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जिसमें से 85 बनाना था। तो आप लोग 50 बना चुके होंगे। तो आइए यहाँ पे मिलाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भावना हो, यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि द राइज एंड फॉलो ऑफ द हिंदूज वीमेन के लेखक हैं। तो कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो गिरधर है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे कासू नहीं दिया है। अगर कासू रहता तो हम लोग कासू पे टिक करते, लेकिन यहाँ पे कासू नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे गिरधर पे टिक करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि दैवत विज्ञान क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि दैवत विज्ञान क्या है। तो देव विज्ञान है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो मोम और अलता से बनाया जाता था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि दारिश क्या है। तो दारिश प्राचीन काल के सोने के सिक्के हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो देवनगरी के रूप में जाना जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक का अर्थ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षक का अर्थ होता है। तो शिक्षक का अर्थ मोम होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपए निकाल लिए। तो 2 रुपए निकाल लिए। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि जीत जीत में निरखतु पाठ के केंद्र में है। यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखतु पाठ के केंद्र में कौन है। तो बिरजू महाराज हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि यंग इंडिया के संपादक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इंडिया के संपादक कौन है। तो गांधी जी हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यंग इंडिया क्या है? तो एक पत्रिका है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। 13 नंबर प्रश्न देखिए कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 14
14 नंबर प्रश्न है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा आप लोग मिलाते चलिएगा और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप 50 में से 50 सही किए हैं कि नहीं किए हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 87 89 30 73 04। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, ऑनलाइन फ्री में आपको पीडीएफ लेना है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे, तो ये कर्नाटक के रहने वाले थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो ट जितना भी है ये मूर्धा से निकलता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो नायक का सही संधि विच्छेद नए जोड़ अक होता है। इसे आपको याद रखना है। नए जोड़ अक मिलकर नायक बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो इसमें से कौन शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे जो ये वनवास लिखा गया है ये शुद्ध शब्द लिखा गया है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि श्याम शब्द है, तो श्याम क्या है, नाम है। और नाम किस में आता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखिए कि फुटपाथ शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इसमें से कोई नहीं है। तो जो फुटपाथ है ये क्या है, तो फुटपाथ स्त्रीलिंग है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देखिए कि कर्पूर शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्पूर शब्द है, तो यहाँ पे देखिए कपूर रहता तो दूसरा होता, लेकिन यहाँ पे कर्पूर लिखा हुआ है, तो कर्पूर क्या होगा, यहाँ पे तत्सम होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। यानी यहाँ पे आपको नेता शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, तो क्या होता है, नेत्री होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न हम आपको बहुत ही पहले पढ़ा चुके हैं और इन सभी प्रश्नों का हम बार बार रिपीट भी करते हैं। यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है, तो यह घर किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। इसे आपको याद रखना है क्योंकि जो यह है ये सर्वनाम में आता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ से किताब से फिर क्वेश्चन शुरू हुआ है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए, तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मोह मन मानिक लय गयो चित चोर नंद नंद किस कविता की पंक्ति है, तो ये प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता की पंक्ति है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण की कविता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन कुंवर नारायण की कविता है,
तो एक वृक्ष की हत्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है, तो किसके द्वारा लिखा गया है लौट कर आऊंगा फिर, तो ये जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है, तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा अनुवादित है, क्योंकि यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है। और इसको हिंदी भाषा में किसने लिखा है, अनुवादित किया है, तो प्रयाग कुमार शुक्ल ने किया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता की है, तो ये हिरोशिमा की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि कवि रस खान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त होती हैं, तो किससे प्राप्त होती हैं, तो सुजान रस खान से प्राप्त होती हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि चिदंबरा किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि चिदंबरा किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि बेटे के आंसू क्यों आते हैं, तो विफलता के कारण आते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है, तो मेरे बिन तुम प्रभु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं, तो कई बार पढ़ा चुके हैं, मूढ़ लोग कहते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि प्रलय शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रलय शब्द में उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ शब्द का विशेषण है, तो पहाड़ी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि निर्भय शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको बताना है
कि निर्भय शब्द में कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये क्रिया पदबंध का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि आगामी शब्द का विलोम है। यहाँ पे आपको बताना है कि आगामी शब्द का विलोम उल्टा क्या है, तो विगत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि जो मापा ना जा सके एक शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मापा ना जा सके इसका एक शब्द क्या होगा, तो ये अपरिमेय होगा, इसे आपको याद रखना है। इसका एक शब्द अपरिमेय होगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो स्वावलंबित होना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य है, तो इसमें से कौन शुद्ध वाक्य है, तो मुझे किताब दो, ये शुद्ध वाक्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि मधुर शब्द में प्रत्यय है, तो जो प्रत्यय होता है ये शब्द के आखिर में यानी लास्ट में लगता है, तो मधुर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो र प्रत्यय है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जा रहा किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये और से जुड़ा है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि रंगपा किस किस्म का आदमी था, तो लंपट भी था, जुआड़ी भी था, बदमाश भी था, यानी इनमें से सभी था, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था, तो कर्णफूल, कड़े और झुमकी दिया था, यानी इनमें से सभी दिया था, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या हैं, तो ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र संपादक हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था, तो बिज्जू चुप रहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, तो कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था, तो पहले दिन पपाती को बुखार हुआ था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, तो पुष्पा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी। यहाँ पे आपको बताना है कि वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी,
तो पढ़ना नहीं जानती थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध के में काम करते समय पत्थर से दबाकर शहीद हो गए? तो हीराकुंड बांध में जब काम कर रहे थे तो पत्थर से दबाकर शहीद हो गए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की उपमा देती थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 1936 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में अपवाद था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि हेकल थे, तो हेकल कौन थे? तो जो हेकल थे ये जंतु वैज्ञानिक थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो लेखक की छोटी लड़की ने पूछा या छोटी बेटी ने पूछा? यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? यहाँ पे आपको बताना है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? तो ये उड़ीसा की लिपि थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो पैसे चुराने का आरोप लगाए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितने रुपए चुराने का आरोप लगा? तो 11 रुपए चुराने का आरोप लगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो चौकीदार के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो जो कवि जीवनानंद दास है ये किस भाषा के कवि हैं? तो ये बांग्ला भाषा के कवि हैं। लग रहा है ये रिपीट हो गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? तो हमारी नींद से कविता से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो सचितानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञा की है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूर्य कहाँ निकला? तो नगर के चौक पर निकला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि कवि प्रेमधन किस काव्य में ग्रामीण जीवन का अर्थवादी चित्रण किए हैं? तो जीर्ण जनपद में किए हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75
75 नंबर प्रश्न है कि ढ का उच्चारण स्थान है तो ट ठ ड ढ ये सब कहां से निकलता है? तो यहाँ पे देखिए ये सब निकलता है मूर्धा से, यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यशः जोड़ दा होगा, यानी ये मिलकर यशोदा बनेगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जो ये पुस्तक है ये पूरी पुस्तक जाति का बोध कर रहा है, तो ये जातिवाचक यहाँ पे संज्ञा होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि दया शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है कि दया कौन सी शब्द है। तो दया स्त्रीलिंग शब्द है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि ओठ शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओठ शब्द है तो ओठ तत्सम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो पूज्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि जो सो, यहाँ पे लिखा गया है जो सोएगा सो खोएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जो और सो आ रहा है, तो जो और सो किस में आता है? तो ये संबंधवाचक में आता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पे ये परिमाण बता रहा है, शेर भर, आधा किलो, 1 किलो, ये सभी परिमाण को बताता है। तो ये परिमाण बोधक उस विशेषण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि वह खा चुका था, किस काल का उदाहरण है? तो देखिए वो खा चुका है, बहुत पहले ही खा चुका है, यानी वो बीत चुका है बात, यानी ये भूतकाल है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि सुहावन शब्द में प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुहावन शब्द में प्रत्यय है तो वन प्रत्यय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पे आपको बताना है कि शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि अनूठा शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे देखिए अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनुपम होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि अनुलोम शब्द का विपरार्थी यानी उल्टा क्या होगा? तो अनुलोम का क्या होता है? यहाँ पे देखिए अनुलोम का क्या होता है? विलोम यानी प्रतिलोम होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ है। तो विवाह करना या शादी करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि परोक्ष शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पे आपको बताना है कि परोक्ष शब्द में कौन सा समास है। तो अवयवी भाव समास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि एक पंथ दो काज लौकिक का अर्थ है। तो एक काम के साथ दूसरा काम का हो जाना। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि वो जा रहा है, किस काल का उदाहरण है? यहाँ पे आपको बताना है
कि वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है, तो अभी वो जा रहा है यानी वो वर्तमान काल का उदाहरण है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि नयन शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पे आपको नयन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, तो ने जोड़ अयन मिलके क्या बनेगा, नयन बनेगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि परिणाय शब्द में उपसर्ग है, तो जो उपसर्ग होता है ये शब्द के पहले लगता है, तो परिणाम में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देखिए काफी आसान है कि अपमान शब्द का विलोम होगा, तो अपमान शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा, तो सम्मान होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर, सांवर दहिया किस पाठ के कथाकार हैं, तो धरती कब तक घूमेगी के कथाकार हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि शहर में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं, तो बारी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थीं, तो 2 लड़कियां थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा, तो अपने बड़े लड़के को भेजा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देखिए कि कौन पपाती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो कौन नहीं जाना चाहती थी, तो वल्ली अमाल नहीं जाना चाहती थी। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देखिए कि वाष्प शब्द है, तो जो वाष्प है ये तत्सम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे 100 प्रश्नों का आंसर की बता चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे 100 में से आपको मात्र 50 ही बनाना था, तो आप लोग 50 बना चुके होंगे। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने 100 में से 50 प्रश्नों का जवाब दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ पे हम सबका कमेंट देख रहे हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। हम यहाँ पे नंबर बोल देते हैं 87 89 30 73 04, इस पे आपको व्हाट्सएप SMS करना है। अगर आप लोग जुड़ जाइएगा तो क्लास का लिंक मिलेगा आपको, और आपको फ्री में ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं वेबसाइट पे, और फ्री में आप लोग नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी जुड़िए। इस व्हाट्सएप नंबर पे बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई भी वो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकते हैं। तो इन वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।